हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो ग्रुप डी के लिए स्पेशली जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं और ये रेलवे के पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 5 सालों में रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस। तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो है ना लेवल 1 के लिए यानी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आपको खुद पता है कि ये प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। देखिए पहला क्वेश्चन है साथियों, सांची का स्तूप किस शहर के निकट में स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश के रायसेनी जिले में स्थित है सांची का स्तूप, और इनमें से किस शहर के निकट में स्थित है। याद रखना भोपाल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, याद रखना एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, भोपाल के निकट में ये स्थित है। आगे देखिए, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। देखिए प्लासी का युद्ध जो है ना ये साथियों 23 जून 1757 को लड़ा गया था और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, तो भाई यह किस वर्ष हुआ था यही आपको बताना है बेसिकली। तो 1757 में करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1757 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी यही आपको बताना है। राइट होगा 1957 में, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा सहायक गठबंधन जो कि 1798 में हुआ था, किसके द्वारा तैयार की गई एक गैर हस्तक्षेप नीति थी, बताइए। सहायक गठबंधन 1798 में डैश द्वारा तैयार की गई एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक गठबंधन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार की गई एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। साथियों भारतीय सिनेमा का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है। तो राइट होगा दादा साहेब फाल्के को। दादा साहेब फाल्के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है आधुनिक विद्युत जनित्र इनमें से डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। आधुनिक विद्युत जनित्र जो है निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर साथियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आधुनिक विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, वर्ष इनमें से किस वर्ष में पेश किया गया था। तो वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो है ना किस वर्ष में पेश किया गया था। याद रखिएगा ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, 2003 में। ठीक है, 2003 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आमतौर पे मैं उन क्वेश्चनों को हटा देता हूं साथियों जब भी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आप जानते होंगे ऑलरेडी। ठीक है, मुझे ये आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप जानते होंगे और कैसे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको बार बार पढ़ने चाहिए, क्योंकि हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में ज़्यादातर बच्चे स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो वही टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर मैं आपको करवाता हूँ, क्योंकि जो आप जानते हैं वो पढ़ के क्या फ़ायदा, और जो आप जानते हैं वो आपके साथ साथ जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी जानते हैं, जो थोड़े से भी तैयारी करते हैं वो बच्चे भी जानते हैं। तो उन क्वेश्चनों को मैं ज़्यादातर साइड कर देता हूँ। ठीक है, देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003 में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन को सारांशित करने वाले खातों का एक समूह किस रूप में जाना जाता है, बताइए। तो देखिएगा शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन को सारांशित करने वाले, ठीक है, खातों का एक समूह जो है ना इसको भुगतान शेष, याद रखना इस समूह को जो है भुगतान शेष के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुगतान शेष। ठीक है, आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन
किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में है ना। बिल्कुल करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा अनुच्छेद 263, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देखिए अगला है, रक्त को एक प्रकार का किस प्रकार का उत्तक माना जाता है? जो ब्लड होता है ना, ये भाई किस प्रकार का उत्तक माना जाता है? तो देखिए जो रक्त होता है ना साथियों, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी संयोजी उत्तक होता है। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी उत्तक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी है? बताइए, माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला दास ने। कमला दास ने जो है ना ये कविता लिखी थी माई मदर एट 66। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, कमला दास। निम्नलिखित में से कौन सी एक ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? बहुत ई शॉपिंग वेबसाइट किसको बोलते हैं साथियों? ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, मियंत्रा, क्योंकि भाई ये सारा जो है इससे आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन घर बैठे, उसको हम ई शॉपिंग वेबसाइट बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपको बताना है। देखिए www.jabong.com, बिल्कुल ये भी एक ई शॉपिंग ही वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट तो ही है, इसके अलावा पेपरफ्राई ये भी जो है आपका क्या है, ई शॉपिंग साइट है। लेकिन ट्विटर जो है ना, ट्विटर क्या ई शॉपिंग वेबसाइट है क्या? नहीं, ट्विटर, फेसबुक ये सब ई शॉपिंग नहीं, ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, twitter.com। चलिए आगे देखिए, एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक पिता के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक पिता के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आएगा जॉन मेनार्ड कीन्स को। जॉन मेनार्ड कीन्स करेक्ट आंसर होगा, जिनको जो है ना समष्टि अर्थशास्त्र, याद रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी जिसको हम बोलते हैं समष्टि, हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है तो याद रखिएगा एडम स्मिथ। ठीक है, आगे देखिए, उस क्षेत्र का नाम क्या है जहां 1929 की महामंदी शुरू हुई थी? 1929 में इनमें से किस जगह पर किस जो है ना महाद्वीप में क्या हुई थी, महामंदी शुरू हुई थी? यही आपको बताना है। करेक्ट आएगा उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उत्तरी अमेरिका। चलिए आगे देखिए, 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक इनमें से किस शैली में बनाया गया था? देखिए साथियों, ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, और 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। आपको बताना है किस शैली में ये बनाया गया है। देखिए करेक्ट होगा भारत अरबी शैली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम यूनानी शैली भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियाँ इनमें से किस प्रकार के आमों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। देखिए जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियाँ जो है ना भाई केसर आमों के लिए फेमस है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केसर आमों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने में सक्षम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, माइक्रो प्रोसेसर, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? बताइए। देखिए पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लंदन में ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन, पहला 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था आपका 1932 में। दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। ठीक है, तीनों ने ही जो है ना डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो ये दूसरे वाले में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से आंकड़े प्राप्त करने या परिधीय इकाई से आंकड़े प्राप्त करने में लगने वाले समय को डैश रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से आंकड़े प्राप्त करने या परिधीय इकाई से आंकड़े प्राप्त करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा एक्सेस टाइम।
एक्सेस टाइम करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा एक्सेस टाइम। ठीक है, आगे देखिएगा, कृषि और आपदा निगरानी के लिए आंकड़े प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा रूपांतरित और विकसित किए गए नैनो सैटेलाइट को नाम दिया गया था, क्या बताइए भाई। कृषि और आपदा निगरानी के लिए आंकड़े प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा रूपांतरित और विकसित किए गए नैनो सैटेलाइट को क्या नाम दिया गया था, याद रखिएगा जुगनू। ठीक है, क्या नाम दिया गया था साथियों, याद रखिएगा जुगनू नाम दिया गया था। देखिए, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। लखनऊ जो है ना भाई, कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, यही बताना है, याद रखना, चिकनकारी कढ़ाई के लिए। ठीक है, लखनऊ जो है ना लखनऊ कढ़ाई किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा सभी साथी, चिकनकारी के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में, अगस्त 1948 में की गई थी। राइट है, ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1948। देखिए, इनमें से किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? देखिए राइट होगा 1955 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। देखिए, ब्लू माउंटेन किसको बोला जाता है साथियों? नीली पहाड़ियाँ। तो याद रखिए नीलगिरी की पहाड़ी को। ये तो आप आसानी से कॉमन सेंस लगा के भी आंसर कर सकते हो। ब्लू माउंटेन, ब्लू यानी नीला से नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख का क्या कहा जाता है? याद रखिएगा करेक्ट आएगा समंजन। इसको आंख की समंजन क्षमता बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिर से देखिए, आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख का समंजन कहा जाता है। आगे देखिए, लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के ऊपर उठने का कारण क्या है? साथियों सिंपल सी बात है। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से लालटेन होता है, यहाँ पर एक टंकी होता है, एक यहाँ जो है कपड़ा का फीता बना हुआ होता है, ठीक है, और इधर ढक्कन लगा रहता है। यहाँ पर जो है आपका लो जलता है, यानी यहाँ पर आग जलती है। लेकिन ये जो टंकी में तेल है, ठीक है, ये ऊपर किस माध्यम से जाती है? भाई ये होता है केशिकत्व या केशिकीय या कैपिलरी क्रिया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य किस वर्ष में बनाए गए थे? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है ना, तीनों राज्यों की स्थापना 2000 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2000 में। अगला, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका महात्मा का, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था टिप्पणी की थी? तो भाई इनमें से किसने यह टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था? देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों चंद्रन देवनेसन ने। चंद्रन देवनेसन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ना तो बाल गंगाधर तिलक, ना ही बिपिन चंद्र पाल, ना ही जवाहरलाल नेहरू। यह टिप्पणी किसने की थी कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था? याद रखिएगा चंद्रन देवनेसन ने। अगला है, कंप्यूटर शब्दवाली में निबल को क्या कहा जाता है? तो भाई कंप्यूटर शब्दवाली में निबल को एक हाफ बाइट के रूप में भी जानते हैं, हाफ बाइट के रूप में याद रखना, ठीक है। सबसे छोटी ये होती है निबल, उसके बाद होता है बाइट। तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी हाफ बाइट। आगे देखिए, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर से संकेत करते हैं, इसका मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछी जा रही है, फोकस लंबाई कितनी है ये पूछाई जा रही है, ठीक है। तो फोकस लंबाई बराबर क्या होता है? r/2, r/2, ठीक है, यानी जितनी वक्रता त्रिज्या उसकी आधी होती है फोकस लंबाई। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या 20 है, तो इसका आधा कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी 10 सेंटीमीटर। चलिए, एक युद्ध के मैदान में हमेशा क्या होता है? युद्ध के मैदान में हमेशा क्या होता है? क्या तीर होता है?
हमेशा नहीं। हाथी होता है नहीं, रथ होता है नहीं, सैनिक तो होना ही चाहिए ना, बिना सैनिक का युद्ध का मैदान कैसे होगा। ऑप्शन नंबर डी सैनिक। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन थे? भाई एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक पूछा जा रहा है, जो कि स्टीव जॉब्स थे। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक पूछा है, स्टीव जॉब्स करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है बताइए। करेक्ट है, श्रीनगर में। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, ये श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है। देखिए बीमा के बारे में IRDAI यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। निम्नलिखित में से INC के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। करेक्ट है, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक अरविंद अडिगा, याद रखिएगा, अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का ऑप्टिकल भ्रम होता है, जहां वास्तव में कोई भी मौजूद नहीं होता है। यह क्या है, तो ये मृग मरीचिका का बनना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सर्व शिक्षा अभियान में इनमें से कितने आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। करेक्ट आएगा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक तत्व का एक नाम और क्या होता है। तो कोई भी तत्व है उसका एक नाम होता है और एक क्या होता है, एक नाम और एक क्या होता है, एक प्रतीक होता है ना। लेकिन वो प्रतीक कौन सा होता है, केमिकल होता है या फिर भौतिक होता है। भाई केमिकल होता है। जैसे कि प्रत्येक तत्व, जैसे कि हाइड्रोजन, ये नाम है हाइड्रोजन, लेकिन इसका प्रतीक क्या है, H, ठीक है, हाइड्रोजन। जैसे कि हीलियम, हीलियम का नाम आपका इस प्रकार से होता है, लेकिन इसको हम संकेत कैसे करते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है। क्या बार बार हीलियम हाइड्रोजन लिखते हैं, नहीं, हीलियम को इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये हीलियम का संकेत है और ये रासायनिक प्रतीक है साथियों, रासायनिक संकेत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है। करेक्ट आएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। चाय और कॉफ़ी भारत के किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो चाय और कॉफ़ी जो है ना, ये किस प्रकार की साथियों फसल होती है, तो रोपण फसलें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई किसके द्वारा की जाती है बताइए। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो बर्फ़ ज़्यादातर आता है, जैसे कि लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर वगैरह में जो आता है, हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें बर्फ़ की सफाई किसके द्वारा की जाती है। करेक्ट है, सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, याद रखिएगा। अगला है, 1853 में भारत में अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया, वह क्या था। करेक्ट आएगा, रेलवे। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है। देखिए इनमें से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है। जबलपुर है क्या, जबलपुर क्या मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल है। भोपाल भी है, ग्वालियर भी है, रायपुर नहीं है। रायपुर आपका छत्तीसगढ़ में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखना। हालांकि जो छत्तीसगढ़ है ना साथियों, छत्तीसगढ़ इस प्रकार से लिखते हैं हम, ठीक है, शॉर्टकट में। तो छत्तीसगढ़ जो है ना, ये मध्य प्रदेश से ही कटा है, मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था 2000 में, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस IIT को फसाई द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT रोपड़ के द्वारा, याद रखना, ठीक है। किस IIT को, तो IIT रोपड़ को, याद रखना। आगे देखिए, अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना इनमें से किस अवधि में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी की चक्र से बाहर निकालने की कोशिश की थी। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 में शुरू हुई थी, 56 तक चली थी भाई, गॉडगिल योजना के अनुसार बनाई गई थी।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चली थी, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। माफ करना, गॉडगिल नहीं। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, वह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, याद रखना, हेरोड डोमर मॉडल पर, हेरोड डोमर मॉडल, और द्वितीय पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। फोर्टन का पूर्ण रूप क्या होता है? फोर्टन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है और इसका पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। याद रखिएगा, फोर्टन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाई फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, कौन सा विटामिन है रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? याद रखिएगा, विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है, क्या कहलाता है? भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है, उसको कार्यपालिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। क्वेश्चंस बच्चे स्किप कर देते हैं, पेपर में नहीं सॉल्व कर पाते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने कराया है। तो आप हमें बताना क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आपको। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। यूँ ही कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको नहीं पढ़ा देते हैं। देखते हैं रेलवे कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, पिछले 5 साल में नए पैटर्न में नए क्वेश्चन कौन कौन से हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए हैं 5 वर्षों में, बार बार रिपीट हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं। तो इसमें टाइम लगता है, पूरा दिन निकल जाता है 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए यार, वीडियो को लाइक करा करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा उससे। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।